मध्यरात्रि का समय था जब एक भिखारी पुलिस चौकी के दरवाजे पर खड़ा था। उसके कपड़े फट पुराने थे, चेहरा गंदगी से भरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके सिर पर गिर रही थीं, लेकिन वो हिला तक नहीं था। रात के अंधेरे में वो सिर्फ एक मामूली भिखारी लग रहा था, जो शायद रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हो। उसके हाथों में एक पुराना कटोरा था और पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं। कोई भी उसे देखकर सिर्फ दया या घृणा महसूस कर सकता था। लेकिन क्या पुलिस को पता था कि यह भिखारी दरअसल जिले का सबसे बड़ा अधिकारी था? क्या उन्हें अंदाजा था कि जिस इंसान को वे दुत्कारने वाले थे, वही उनकी नौकरी और भविष्य का फैसला कर सकता था? इस रात जो कुछ होने वाला था, वो न सिर्फ एक भिखारी की कहानी थी, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा थी। जब एक डीएम साहब ने खुद को एक मजबूर भिखारी के रूप में पेश किया, तो उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अनुभव होगा। क्या आने कभी सोचा है कि जब अधिकार और शक्ति वाले लोग आम जनता के भेष में आ जाएं, तो क्या होता है? क्या सच में हमारे रक्षक हमारी रक्षा करते हैं, या फिर वे खुद ही हमारे लिए खतरा बन जाते हैं? आज की यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक रात में सब कुछ बदल गया और न्याय ने अपना असली चेहरा दिखाया। शहर की सड़कें सुनसान थी, केवल कुछ स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं, और रात की ठंडक में बेहर लोग पुलों के नीचे दुबके हुए थे। एक तरफ चमकती हुई बड़ी बड़ी इमारतें थीं, जहां अमीर लोग आराम से सो रहे थे। दूसरी तरफ गंदी बस्तियां थीं, जहां गरीब लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसी शहर में रहता था डीएम राजेश कुमार। महज 33 साल की उम्र में वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन उसके पास ढेरों शिकायतें आती थीं कि पुलिस गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करती है। पिछले 3 महीनों में उसे 37 शिकायतें मिली थी। हर शिकायत में एक ही बात थी, पुलिस वाले बेसहारा लोगों को पीटते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं और उन्हें इंसान तक नहीं समझते। एक बूढ़ी औरत ने लिखा था कि उसके बेटे को बिना वजह मारा गया। एक मजदूर ने बताया था कि उससे रिश्वत मांगी गई। लेकिन जब भी राजेश ने इन शिकायतों की जांच करवाई, हर बार पुलिस वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठे आरोप हैं। एसपी साहब ने भी कहा था कि उनके अधिकारी बिल्कुल ईमानदार हैं। राजेश के मन में एक पुराना दर्द था। बचपन में जब वह गरीब था, तब एक दिन उसके पिता को पुलिस वालों ने बेवजह मारा था। वो सिर्फ 8 साल का था जब उसने अपने बाप को रोते हुए देखा था। उस दिन उसने अपने पिता से वादा किया था कि बड़ा होकर वो गरीबों की मदद करेगा। अब जब वो डीएम बन गया था, तो वो उस वादे को निभाना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि जब भी वो अधिकारियों से पूछता, सब कुछ सामान्य लगता था। कोई भी अपनी गलती नहीं मानता था। राजेश ने महसूस किया कि असली सच्चाई जानने के लिए उसे अलग तरीका अपनाना होगा। उसे खुद एक आम आदमी बनकर देखना होगा कि पुलिस असल में कैसा व्यवहार करती है। एक रात जब वो अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसने एक फैसला लिया। वो खुद भिखारी बनकर पुलिस चौकी जाएगा। वो देखेगा कि जब कोई सत्ता में नहीं होता, तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। यह एक खतरनाक योजना थी। अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि वो डीएम है, तो सब कुछ बिगड़ सकता था। लेकिन राजेश जानता था कि सच्चाई जानने का यही एक तरीका है। उसने अपने पिता की तस्वीर देखी, जो उसकी मेज पर रखी थी। वो बूढ़ा आदमी गरीबी में मर गया था, लेकिन हमेशा कहता था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। आज राजेश उस न्याय को खुद ढूंढने निकला था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, आज मैं देखूंगा कि मेरे अधिकारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चाहे जो भी हो, मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। राजेश ने अपनी योजना को बेहद सावधानी से तैयार किया। उसने पिछले 2 दिन सड़कों पर घूमकर भिखारियों को देखा था। उनका चलने का तरीका, बोलने का अंदाज और कपड़ों की हालत, सब कुछ ध्यान से समझा था। पहले उसने अपने कपड़े तैयार किए। एक पुराना कुर्ता जो कई जगह से फटा हुआ था। पैंट में इतने छेद थे कि वो असली भिखारी के कपड़े जैसी लग रही थी। उसने इन कपड़ों को गंदगी में डाला, मिट्टी लगाई और कुछ दिन तक धूप में सुखाया, ताकि वे बिल्कुल पुराने लगें। अगला कदम था अपना चेहरा बदलना।
राजेश ने अपनी दाढ़ी कई दिन तक नहीं बनाई, बालों को बिखराया और उनमें मिट्टी लगाई। चेहरे पर गंदगी का लेप लगाकर वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसने अपनी आवाज भी बदली। अब वो बूढ़े आदमी की तरह कांपती आवाज में बोलता था। सबसे कठिन काम था बदबू का इंतजाम करना। राजेश ने अपने कपड़ों में प्याज और लहसुन रगड़ा, कुछ खराब तेल भी लगाया ताकि वास्तविक भिखारी की तरह महक आए। उसने अपने नाखून भी गंदे कर लिए और हाथों पर मिट्टी जमा दी। उसका अभिनय भी परफेक्ट था। वह लंगड़ा कर चलता था जैसे उसके पैर में दर्द हो, हाथों में कंपन लाता था और आंखों में डर का भाव रखता था। उसने एक कहानी भी तैयार की थी। वह एक बूढ़ा आदमी है जिसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है। राजेश ने अपनी पॉकेट में एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा रखा था। यह इतना छोटा था कि दिखाई नहीं देता था। उसने यही भी सोचा था कि अगर मामला बहुत बिगड़े तो वो अपनी पहचान बता देगा। आखिरी तैयारी में उसने अपने एक भरोसेमंद चपरासी रामू को बताया। रामू को कहा गया था कि अगर सुबह तक राजेश वापस नहीं आया तो वो एसपी को फोन करे। लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि साहब क्या करने जा रहे हैं। रात के 11 बजे राजेश ने आखिरी बार आईने में अपना चेहरा देखा। वह पहचान में नहीं आ रहा था। एक सफल आईएएस अधिकारी से वो एक मजबूर भिखारी में बदल चुका था। उसने अपने दिल में कहा, पिताजी, आज मैं आपका वादा निभाने जा रहा हूं। आज मैं देखूंगा कि वास्तव में गरीबों के साथ क्या होता है। वो जानता था यह एक जोखिम भरा काम है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए यह जरूरी था। राजेश ने अपना घर छोड़ा और पुलिस चौकी की तरफ चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी। अंधेरी सड़कों पर चलते हुए वो एक भिखारी की तरह धीरे धीरे हिलता जा रहा था। रात के 11:15 राजेश पुलिस चौकी के सामने पहुंचा। चौकी की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दो सिपाही गेट पर खड़े थे और आपस में हंस हंस कर बात कर रहे थे। राजेश ने धीरे धीरे कांपते कदमों से आगे बढ़ाया। साहब, साहब, उसने कमजोर आवाज में कहा, बहुत ठंड है, कहीं एक कोना मिल जाए रात बिताने के लिए। पहले सिपाही ने उसे देखा और नाक भौं सिकोड़ी। अरे ये क्या बदबू आ रही है, कहां से आ गया ये गंदा भिखारी। दूसरे सिपाही ने हंसते हुए कहा, भाग यहां से गंदे, ये कोई धर्मशाला नहीं है, पुलिस स्टेशन है यह। राजेश ने अपने अभिनय को जारी रखा, साहब, बहुत ठंड है, सिर्फ एक रात। अरे तू सुनता नहीं क्या? पहले सिपाही ने उसके कंधे पर धक्का दिया। चल भाग यहां से, वरना लाठी से पीटूंगा। राजेश लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ शुरुआत थी। तभी अंदर से भारी आवाज आई, क्या तमाशा हो रहा है बाहर? इंस्पेक्टर शर्मा बाहर निकला। वो लंबा मोटा आदमी था जिसकी आंखों में अहंकार भरा था। उसने राजेश को देखा और घृणा से मुंह बनाया। अरे यह क्या तमाशा है? रात को भिखारी आ गए हमारे थाने में। उसकी आवाज में गुस्सा था। राजेश ने हाथ जोड़े। साहब, मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बस एक रात। एक रात? इंस्पेक्टर शर्मा ने व्यंग्य से कहा। अरे तुझे पता है यह कहां है? यह पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। उसने राजेश के पेट में जोरदार लात मारी। राजेश दर्द से दोहरा हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना दर्द सहना पड़ेगा। साहब, मैं सिर्फ, राजेश ने कांपती आवाज में कहने की कोशिश की। चुप! इंस्पेक्टर शर्मा गरजा। एक और आवाज निकाली तो जेल में बंद कर दूंगा। अवर निरीक्षक वर्मा भी बाहर आ गया। वो इंस्पेक्टर से भी ज्यादा क्रूर लग रहा था। सर, इस गंदे को भगा देते हैं, पूरी चौकी में बदबू फैला देगा। हां, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, लेकिन पहले इसे सबक सिखाना चाहिए। ये लोग जब तक डंडा नहीं खाते सुधरते नहीं। उसने राजेश के बालों को पकड़कर खींचा। अबे सुन, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? समझता क्या है अपने आप को? राजेश का सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो जानता था कि अभी अपनी पहचान नहीं बताना है। उसे पूरी सच्चाई देखनी थी। माफ कर दीजिए साहब, उसने धीरे से कहा। माफी? अवर निरीक्षक वर्मा हंसा।
अबे तुझे पता है यहां माफी कैसे मांगी जाती है? उसने अपना डंडा उठाया और राजेश के पैरों पर मारा। राजेश दर्द से चीखा, लेकिन गिरा नहीं। अब जाकर बाहर बारिश में खड़ा हो जा, इंस्पेक्टर शर्मा ने आदेश दिया। सुबह तक वहीं खड़ा रहेगा, अगर हिला तो पीट पीट कर मार डालूंगा। राजेश को बाहर धकेल दिया गया। बारिश तेज हो गई थी। ठंडी बूंदें उसके सिर पर गिर रही थी। उसके कपड़े भीग गए थे और वह कांप रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसके अपने अधिकारी इतने क्रूर थे, एक मासूम भिखारी के साथ इतनी बेरहमी। इंस्पेक्टर शर्मा और अवर निरीक्षक वर्मा अंदर जाकर हंसने लगे। यह गंदा सुबह तक यहीं कांपता रहेगा, वर्मा ने कहा। इन भिखारियों को यही इलाज चाहिए, शर्मा ने जवाब दिया, वरना ये हमारी इज्जत समझते ही नहीं। राजेश बाहर खड़ा था, बारिश में भीगते हुए, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही आग थी। वो धैर्य से इंतजार कर रहा था। उसने मन में सोचा, इनमें से किसी को नहीं पता कि ये किससे बदला ले रहे हैं। सुबह इन सब का असली चेहरा सामने आएगा। रात अभी बाकी थी और राजेश जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। बारिश में खड़े खड़े राजेश को 2 घंटे हो गए थे। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल चुप था। कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। अवर निरीक्षक वर्मा को यह अजीब लगा। आमतौर पर भिखारी इतनी देर में रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे, लेकिन यह आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। यह बड़ा अजीब है, वर्मा ने इंस्पेक्टर शर्मा से कहा। इतनी मार खाने के बाद भी ये चुप है। आमतौर पर ये लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने खिड़की से राजेश को देखा। वास्तव में यह भिखारी अलग था। उसके खड़े होने का तरीका, उसकी चुप्पी कुछ तो अजीब। चल देखते हैं ये कितनी देर तक टिकता है, शर्मा ने कहा। अभी तो रात बाकी है। सुबह के 2 बजे राजेश को अंदर बुलाया गया। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही धैर्य था। अबे तू कौन है? इंस्पेक्टर शर्मा ने संदेह से पूछा। इतनी मार खाने के बाद भी तू इतना शांत कैसे है? राजेश ने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब, मैं सिर्फ एक बेसहारा आदमी हूं। आपका गुस्सा सह लूंगा, बस एक कोना दे दीजिए। यह जवाब सुनकर अवर निरीक्षक वर्मा को और भी गुस्सा आया। अरे यह हमें उल्टा सीख दे रहा है। लगता है अभी भी इसका दिमाग ठिकाने नहीं आया। उसने राजेश को फर्श पर बैठने का इशारा किया। यहां बैठ और सुबह तक यहीं रही। एक आवाज निकाली तो राजेश चुपचाप फर्श पर बैठ गया, लेकिन अब वो कुछ अलग कर रहा था। वो बहुत ध्यान से हर चेहरे को देख रहा था, हर आवाज को सुन रहा था। उसकी आंखों में अब भिखारी जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अधिकारी की तरह निरीक्षण कर रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा को एक बार लगा कि इस भिखारी की आंखों में कुछ अलग है, लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया। कल इसे ठीक से सबक सिखाना होगा, वर्मा ने कहा। यह बहुत अकड़ में लग रहा है। राजेश ने यह सब सुना। उसने मन में सोचा कि अभी कुछ और देखना बाकी है। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी जेब में छुपा हुआ रिकॉर्डर हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। हर गाली, हर धमकी, हर अन्याय का सबूत जमा हो रहा था। सुबह होने में अभी भी 4 घंटे बाकी थे। रात के 3 बजे निरीक्षक शर्मा ने राजेश को उठने का इशारा किया। उठ, अब तुझसे कुछ काम करवाना है। राजेश धीरे धीरे उठा। उसकी कमर में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो कई घंटों से सख्त फर्श पर बैठा था। यह देख, उप निरीक्षक वर्मा ने थाने के कोने में रखी पोंछा दिखाई। पूरा थाना साफ कर, शौचालय भी धो। अगर कहीं गंदगी दिखी तो फिर से पिटाई होगी। राजेश ने पोंछा उठाया। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे, लेकिन उसने काम शुरू किया। यह पहली बार था जब एक जिलाधिकारी को इस तरह का काम करना पड़ रहा था। और हां, निरीक्षक शर्मा ने कहा, अगर तू जल्दी जल्दी करेगा तो खाने को कुछ मिल जाएगा। राजेश ने पूरा थाना पोंछा। फिर उसे शौचालय साफ करना पड़ा। बदबू से उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो चुप रहा।
हर काम के बाद पुलिस वाले उसे गालियां देते और उसका मजाक उड़ाते। देख इस भिखारी को, एक सिपाही हंसा। कितना अच्छा काम करता है, रोज आना चाहिए इसे। सुबह 4 बजे राजेश को खाना दिया गया। यह बासी रोटी का टुकड़ा था जिसमें दाग लगे थे। साथ में एक गिलास गंदा पानी था। लिखा, वर्मा ने कहा, राजा की तरह दावत है तेरे लिए। राजेश ने वो बासी रोटी खाई। उसे उल्टी आने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। वो जानता था कि यह सब सबूत के लिए जरूरी है। इसी बीच एक और घटना हुई। बाहर से एक बूढ़ा आदमी आया। वो भी बेझर लग रहा था। तब, मुझे बहुत प्यास लगी है, बूढ़े ने कहा। एक गिलास पानी मिल जाए। निरीक्षक शर्मा ने उसे देखा और गुस्से में आ गया। अरे आज क्या दिन है, एक एक करके सभी भिखारी आ रहे हैं। उसने बूढ़े को जोरदार धक्का दिया। बूढ़ा गिर गया और उसका सिर फर्श से टकराया। साहब, बस पानी चाहिए था, बूढ़े ने दर्द से कराहते हुए कहा। पानी चाहिए? उपनिरीक्षक वर्मा ने मजाक किया। ले यह पानी। उसने बूढ़े पर गंदा पानी फेंक दिया। राजेश यह सब देख रहा था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन वो जानता था कि अभी धैर्य रखना होगा। फिर एक और दृश्य हुआ। एक छोटा बच्चा आया जो सड़क पर रहता था। उसने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? एक सिपाही ने पूछा। चोरी क्यों नहीं करता? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं करता, बच्चे ने कहा। अरे तो फिर भूखा ही मर, सिपाही ने हंसते हुए कहा। उसने बच्चे को तमाचा मारा और बाहर धकेल दिया। राजेश की आंखें भर आईं। वो इतना अन्याय पहले कभी नहीं देखा था। ये लोग सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि हर गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। अब वो समझ गया कि क्यों इतनी शिकायतें आती थी। यह सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं था, यह तो पूरी तरह से अमानवीय था। अरे भिखारी, निरीक्षक शर्मा ने राजेश को आवाज लगाई। अब बाहर जा और गेट पर खड़ा हो जा। कोई और भिखारी आए तो भगा देना। राजेश बाहर गया। अब उसे अपने ही जैसे गरीब लोगों को भगाना पड़ रहा था। यह और भी दुखदाई था। एक औरत आई जिसके साथ छोटा बच्चा था। भैया, कुछ खाने को मिल जाएगा? उसने राजेश से पूछा। राजेश का दिल भर आया। वो जानता था कि अगर यह औरत अंदर गई तो उसके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ था। उसने धीरे से कहा, बहन, यहां मत आओ, यहां अच्छे लोग नहीं हैं। औरत समझ गई और चली गई। सूरज निकलने में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। सुबह के 6 बजे आसमान में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। राजेश अभी भी गेट पर खड़ा था। रात भर की यातना से उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही तेजी थी। निरीक्षक शर्मा अंदर से बाहर आया। उसके चेहरे पर वही अंकार था। अरे भिखारी, अभी भी यहीं खड़ा है? अब जा यहां से। राजेश ने धीरे से कहा, साहब, अब जा सकता हूं? हाँ जा, लेकिन पहले शर्मा ने रुककर कहा। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। पहले मेरे जूते चाट, तब जाने दूंगा। यह सुनकर राजेश का पूरा शरीर कांप गया। यह अपमान की आखिरी हद थी। एक जिलाधिकारी से किसी के जूते चाटने को कहा जा रहा था। उपनिरीक्षक वर्मा भी हंसते हुए बाहर आ गया। हाँ हाँ, यही तो इनकी औकात है, जूते चाट तब जा। सभी सिपाही भी बाहर आ गए। सभी हंस रहे थे, जैसे ये कोई मजाक हो। राजेश ने गहरी सांस ली। अब वो और नहीं सह सकता था। यह अपमान की वो हद थी जिसके आगे चुप रहना गुनाह होता। उसने धीरे धीरे अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, फिर अपनी कमर सीधी की। उसका पूरा व्यवहार बदलने लगा। क्या कर रहा है? शर्मा ने संदेह से पूछा। राजेश ने अपनी आंखें उठाई। अब उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अधिकारी का रोब था। उसकी आवाज भी बदल गई थी। अब यह कांपती हुई भिखारी की आवाज नहीं थी। अब बहुत हुआ, राजेश ने स्पष्ट आवाज में कहा। अब खेल खत्म। सभी पुलिस वाले हैरान हो गए। यह वही आदमी था जो रात भर उनकी मार सहता रहा था,
लेकिन अब उसका स्वर बिल्कुल अलग था। तू तू क्या बोल रहा है? शर्मा ने हकलाते हुए पूछा। राजेश ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। वो उसका पहचान पत्र था, भारत सरकार का आधिकारिक कार्ड। मैं तुम्हारा डीएम हूं, राजेश ने धीरे से लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। जिलाधिकारी राजेश कुमार। यह सुनते ही निरीक्षक शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से डंडा गिर गया। उप निरीक्षक वर्मा की आंखें फैल गई, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। सभी सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे वे रात भर मारते पीटते रहे, वो उनका सबसे बड़ा अधिकारी था। सर, सर, यह शर्मा की जुबान लड़खड़ाने लगी। क्या सर? राजेश का स्वर अब और भी तेज हो गया। रात भर तुमने मुझे सर नहीं कहा, अब क्यों याद आया? वर्मा के पैरों से जमीन खिसक गई। वो जानता था कि अब उसकी नौकरी गई। पूरी रात तुमने मुझे पीटा है। राजेश की आवाज में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझसे झाड़ू पोंछा करवाया है, बासी खाना खिलाया है और अब जूते चाटने को कहा है। सभी पुलिस वाले अब कांपने लगे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। अब देखते हैं तुम्हारी नौकरी कैसे बचती है। राजेश ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। पूरा थाना मौत के सन्नाटे में डूब गया था। हर सिपाही की सांस तेज चल रही थी। पुलिस महानिरीक्षक साहब, राजेश ने फोन में कहा, मैं जिलाधिकारी राजेश कुमार बोल रहा हूं। तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शहर थाने भेजिए। निरीक्षक शर्मा के घुटने कांपने लगे। उसे एहसास हो गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया। सर, हमें नहीं पता था, वो हकलाने लगा। नहीं पता था? राजेश का स्वर गरज की तरह गूंजा। तुम्हें नहीं पता था कि मैं इंसान हूं? तुम्हें नहीं पता था कि एक भिखारी के साथ भी इंसानियत से पेश आना चाहिए? उपनिरीक्षक वर्मा अब सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माफ कर दीजिए सर, वो गिड़गिड़ाया। हमसे भूल हो गई। भूल? राजेश ने तंज से कहा। तुमने एक बूढ़े आदमी को पानी के लिए मारा? यह भूल थी। एक बच्चे को भूख के लिए तमाचा मारा? यह भूल थी। तभी सायरन की आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य बड़े अधिकारी गाड़ियों से उतरे। जब उन्होंने देखा कि जिलाधिकारी साहब भिखारी के कपड़ों में खड़े हैं, तो सभी हैरान रह गए। सर, यह क्या हाल है? पुलिस महानिरीक्षक ने पूछा। यही तो मैं दिखाना चाहता था, राजेश ने कहा। मैंने पूरी रात इन लोगों का व्यवहार देखा है। ये गरीबों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। निरीक्षक शर्मा अब जमीन पर गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है। जब तुम मुझे मार रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई? राजेश का गुस्सा अब चरम पर था। जब तुम एक बूढ़े को पीट रहे थे, तब तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आई? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा। सर, तुरंत कार्रवाई करते हैं। हां, राजेश ने कहा। इन सभी को तुरंत निलंबित करो। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और मैं चाहता हूं कि यह खबर मीडिया में जाए, ताकि पूरे प्रदेश के पुलिस वालों को पता चल जाए कि गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करने का क्या अंजाम होता है। सभी पुलिस वाले अब रो रहे थे, लेकिन राजेश का दिल नहीं पसीजा। मैंने कोई नाटक नहीं किया, उसने कहा। मैंने सिर्फ सच देखा है और यह सच बताता है कि तुम लोग वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। पुलिस महानिरीक्षक ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मुख्यालय को फोन किया। तत्काल निलंबन आदेश तैयार करो। निरीक्षक शर्मा, उप निरीक्षक वर्मा और इस थाने के सभी दोषी सिपाहियों के खिलाफ। राजेश ने अपनी जेब से छोटा रिकॉर्डर निकाला। यह पूरी रात की रिकॉर्डिंग है। हर गाली, हर मारपीट, हर अन्याय का सबूत इसमें है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्डर सुना। उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। यह तो बहुत ही शर्मनाक है। ये लोग पुलिस की छवि खराब कर रहे थे। तभी मीडिया की गाड़ियां भी आ गईं।
खबर तेजी से फैल गई थी कि जिलाधिकारी ने भिखारी बनकर पुलिस की जांच की है। कैमरे चलने लगे और माइक्रोफोन राजेश की तरफ बढ़ाए गए। सर, आपने यह कदम क्यों उठाया? एक पत्रकार ने पूछा। राजेश ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पुलिस गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करती है, लेकिन जब मैं जांच करवाता तो सब कुछ सामान्य दिखता था। इसलिए मैंने खुद सच देखने का फैसला किया। निरीक्षक शर्मा अब हाथ जोड़कर खड़ा था। सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? जब तुम गरीबों को पीट रहे थे, तब तुमने उनके परिवार के बारे में सोचा था? राजेश का जवाब कड़क था। जिस बच्चे को तुमने भूख के लिए मारा था, उसका कोई परिवार नहीं था। पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश दिया, इन सभी की तुरंत गिरफ्तारी करो। मानव अधिकार हनन का मामला दर्ज करो। राजेश ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि अब हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, हर शिकायत की गुप्त जांच हो, और सबसे जरूरी बात, अब से हर महीने मैं अलग अलग भेष में थानों का निरीक्षण करूंगा। यह सुनकर पूरे प्रदेश के पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब कोई भी नहीं जानता था कि कब कौन सा अधिकारी किस रूप में आ जाए। थाने के बाहर खड़े लोगों में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। यह वही था जिसे रात में पानी के लिए मारा गया था। सर, आपने हमारी आवाज सुनी? उसकी आंखों में आंसू थे। अब हमें भी लगता है कि न्याय मिल सकता है। राजेश ने उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा। अब से कोई भी गरीब, कोई भी मजबूर इस तरह की यातना नहीं सहेगा। यह मेरा वादा है। मुख्यमंत्री का फोन आया। राजेश, तुमने बहुत साहस का काम किया है। मैं चाहता हूं कि यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हो। निरीक्षक शर्मा को हथकड़ी लगाई गई। जब वह ले जाया जा रहा था तो उसने एक बार फिर राजेश की तरफ देखा। सर, मैं बदल जाऊंगा, उसने कहा। अब बहुत देर हो गई, राजेश ने कहा। तुम्हारे लिए बदलने का मौका था, जब तुम पहली बार किसी निर्दोष को मारे थे। अब सिर्फ सजा बाकी है। उप निरीक्षक वर्मा और सभी दोषी सिपाहियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने की पूरी व्यवस्था बदल दी गई। राजेश ने घोषणा की, अब इस थाने में नए ईमानदार अधिकारी तैनात होंगे और हर गरीब, हर जरूरतमंद यहां सम्मान के साथ न्याय पाएगा। शाम तक यह खबर पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर राजेश की तारीफ हो रही थी। लोग कह रहे थे कि यही असली अधिकारी होते हैं। राजेश ने अपने फटे कपड़े बदले और वापस अपने दफ्तर गया। उसने अपने पिता की तस्वीर देखी और कहा, पिताजी, आपका वादा पूरा हुआ। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर दौड़ गई। दूसरे जिलों के अधिकारियों ने भी राजेश के तरीके को अपनाना शुरू किया। कई जिलाधिकारी अब अलग अलग भेष में अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने लगे। राजेश का यह कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, यह पूरे तंत्र के लिए एक जगाने वाली घंटी थी। अब हर पुलिस वाला जानता था कि कब कौन सा अधिकारी किस रूप में आ सकता है। शहर के थाने की पूरी तस्वीर बदल गई। नए निरीक्षक के आने के बाद वहां गरीबों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होने लगा। एक शिकायत पेटी लगाई गई जिससे सीधे जिलाधिकारी के दफ्तर में शिकायतें जाती थीं। 3 महीने बाद राजेश फिर से उसी थाने गया, इस बार अपनी असली पहचान में। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। एक बूढ़ी औरत बैठी थी और एक सिपाही उससे विनम्रता से बात कर रहा था। सर, अब यहां सब कुछ बदल गया है, नए निरीक्षक ने राजेश से कहा। अब कोई भी व्यक्ति डर के बिना यहां आ सकता है। राजेश ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जिसे पानी के लिए मारा गया था, अब चाय पी रहा था और सिपाही उसकी समस्या सुन रहा था। यही तो मैं चाहता था, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, जिसका नाम था एक रात का सफर। यह किताब देश भर में लोकप्रिय हुई और कई प्रशासनिक अकादमियों में पढ़ाई जाने लगी। अपने भाषण में कहा था, एक अधिकारी की असली परीक्षा यह है कि वो गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो लोग वर्दी पहनकर गरीबों को सताते हैं, वे वर्दी के काबिल नहीं। आज जब राजेश अपने दफ्तर में बैठता है तो उसकी मेज पर एक फोटो रखी है,
वो रात की फोटो जब वो भिखारी बना था। यह फोटो उसे याद दिलाती है कि सत्ता का असली मतलब सेवा है, अत्याचार नहीं। कई साल बाद भी लोग राजेश की उस रात को याद करते हैं। वो रात जब न्याय ने भिखारी का रूप धारण किया और अन्याय का सामना किया। सच्चाई यह है कि बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। राजेश ने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो एक रात भी पूरे सिस्टम को बदल सकती है।